दोस्तों, अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि उस मूवी में गारगेंचुआ नाम के एक ब्लैक होल को एक मिलर नाम का प्लैनेट ऑर्बिट कर रहा था। ठीक वैसा ही एक प्लैनेट को साल 2020 में नासा के हबल टेलीस्कोप द्वारा खोजा गया था, जो एक ब्लैक होल का चक्कर लगाता है। और सबसे खास बात यह है कि ये ग्रह हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में नहीं है, बल्कि धरती से करीब 30 मिलियन लाइट ईयर्स दूर M51A नाम के गैलेक्सी में मौजूद है, जिसे वर्लपूल गैलेक्सी भी कहा जाता है। और ये मिल्की वे गैलेक्सी के बाहर खोजा गया पहला ग्रह है जो करीब शनि ग्रह जितना बड़ा है। इस ग्रह का नाम M51 ULS-1b रखा गया है, जो एक एक्स-रे बाइनरी सिस्टम को ऑर्बिट करता है। एक्स-रे बाइनरी सिस्टम में एक नॉर्मल तारे के साथ एक ब्लैक होल भी मौजूद होता है, और ये ब्लैक होल अपने साथी तारे से उसके गैसों को खींचता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस यूनिवर्स में ऐसे बहुत से ग्रह मौजूद हो सकते हैं जो ब्लैक होल का चक्कर लगाते हैं। और आप लोगों को इन सब चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। 15 अक्टूबर 1997 को लॉन्च हुआ था कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, और उसमें हाइगन्स नामक एक प्रोब मौजूद था, जो जनवरी 2005 में सफलतापूर्वक सैटर्न के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन पर उतर गया। और इससे पहले कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने शनि के छल्लों को भी पास से दिखाया। यह पहला और अब तक टाइटन पर उतरने वाला एकमात्र ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट था, जिससे टाइटन के मोटे वायुमंडल, मौसम और सतही विशेषताओं के बारे में महत्वपूर्ण डेटा प्राप्त हुआ। जैसे कि टाइटन पे पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर है, जिसमें ज्यादातर नाइट्रोजन मौजूद है, मगर 4 गुना ज्यादा घना। टाइटन के हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर है, और यह पृथ्वी से बहुत ज्यादा ठंडा है। हाइगन्स प्रोब ने शनि के चंद्रमा और उसकी पृथ्वी समान विशेषता के बारे में हमारे ज्ञान को क्रांति दिलाई। और आपको ऐसी चीजों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आज से लगभग 44 करोड़ 50 लाख साल पहले जिंदगी को अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक का सामना करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वी की जलवायु ठंडी होने लगी, जिसका बहुत बुरा नतीजा होने वाला था। धीरे धीरे समंदर जमने लगा। पृथ्वी के गर्म इलाकों के महासागरों में रहने वाले जीवों के लिए यह जानलेवा बदलाव था। छिछले समंदर बर्फीली कब्रों में तब्दील हो गए। ये दुनिया में पहली सामूहिक विलुप्ति यानी मास एक्सटिंक्शन था। दुनिया के इस जमाने की जानलेवा घटना कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 60% कमी आने से हुई थी। पृथ्वी को गर्म करने वाली इस ग्रीन हाउस गैस के बिना दुनिया में एक हिमयुग शुरू हो गया। ये हिमयुग 2 लाख वर्षों तक चला। इसके सबसे जबरदस्त दौर में लगभग आधी दुनिया बर्फ से ढकी थी, जिससे 85% जीवन खत्म हो गया था। पुराने लगभग सभी जीव दुनिया के वंश वृक्ष से हमेशा के लिए खत्म हो गए। गर्म इलाकों के छिछले समंदरों के खत्म होने से कुछ ऐसे जीव ही बचे जो ज्यादा गहरे पानी में जिंदा रह सकते थे। इनकी कामयाबी की वजह यह है कि गहरे समंदर में कोई बदलाव नहीं आता। 600 मीटर के नीचे तापमान शायद ही कभी बदलता है, जिसकी वजह से यह एक जैसे माहौल वाली सुरक्षित जगह बनी रहती है। पृथ्वी के इतिहास में सामूहिक विलुप्ति कभी कभार ही हुई है, लेकिन यह इतिहास की दिशा को पूरी तरह से बदल देती है। अब तक पृथ्वी 5 सामूहिक विलुप्तियां झेल चुकी है, जिनमें से हर एक ने 3/4 से ज्यादा जीवन को खत्म कर दिया। इसके अलावा विलुप्ति से पहले जिन प्रजातियों का दबदबा रहता था, बाद में उनका वो रुतबा नहीं होता था। वैज्ञानिकों के अनुसार पिछले 6 करोड़ 60 लाख वर्षों से सामूहिक विलुप्ति के प्रभाव को महसूस नहीं किया गया है। अब हम 6ठी सामूहिक विलुप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड हमारी पृथ्वी को पिछले 50 करोड़ सालों के किसी समय के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से गर्म कर रही है, और यह भी नहीं है कि हम महासागरों को गर्म करके और उनकी अम्लीयता बढ़ाकर उनके प्राकृतिक संतुलन को नष्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे सारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, बल्कि इससे भी बुरा ये है कि हम इसे बहुत तेजी से कर रहे हैं। पिछले 50 सालों में जंगली जीवों की तादाद में औसतन लगभग 70% की गिरावट आई है, और इस बार इसके लिए हम जिम्मेदार हैं। इस अंधकार में भविष्य के अनुमान के बावजूद उम्मीद की एक किरण है। जिंदगी की 4 अरब सालों की कहानी में हम पहली प्रजाति है जो समझ सकती है कि हमारी दुनिया के साथ क्या हो रहा है, और हमें ये भी समझ है कि इसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा। हमारी बुद्धिमत्ता हमें यहाँ तक लेकर आई है, और सिर्फ यही हमें बचा सकती है। हमारा और पृथ्वी का भविष्य अभी लिखा जाना बाकी है। अब हम जो कदम उठाएंगे उससे जीवन का अगला अध्याय तय होगा। आज आकाश गंगाओं में तारों की भरमार है, लेकिन स्टीवन हॉकिंग के दिए गए थ्योरी के अनुसार हमारा ब्रह्मांड जैसे जैसे भविष्य की ओर बढ़ेगा, सारे के सारे तारे बुझते चले जाएंगे एक एक करके, और ब्रह्मांड लगातार अंधेरे भविष्य की ओर बढ़ता जाएगा, और वो सफर चलेगा लाखों अरबों सालों तक। तारों की रोशनी के इस युग के बाद ब्लैक होल्स का अंधा युग यानी डार्क एज आएगा।
ये बड़े बड़े ब्लैक होल्स मरे हुए तारों और ग्रहों के अवशेषों को खाएंगे और इससे इनके लगातार बढ़ते हुए गुरुत्वाकर्षण से ब्रह्मांड की बुनियादी बनावट को भी नुकसान होने लगेगा। इससे स्पेस और टाइम दोनों में विकृति आएगी। और जैसे कि आपको पता होगा कि ब्लैक होल के किनारे को इवेंट होराइजन कहते हैं, जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि उससे समय भी धीमा पड़ जाता है, लगभग रुक जाता है। लेकिन ब्लैक होल्स भी इस समय के तीर से नहीं बच सकते। बहुत सुदूर भविष्य में जब उनके खाने के लिए कोई तारे या ग्रह नहीं बचेंगे तो उनकी हालत बिगड़ने लगेगी और वह बहुत धीरे धीरे सिकुड़ने लगेंगे। कोई नहीं जानता कि उनके मरने के बाद क्या होगा, लेकिन इस थ्योरी के अनुसार ये हमारे ब्रह्मांड का अंत हो सकता है। और आपका इस थ्योरी के ऊपर क्या राय है, कमेंट्स में बताइएगा जरूर।